अगर आप एक डिजाइनर हो या फिर डिजाइन स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। इसको एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन भी बोलते हैं। बट क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपकी बैकबोन है डिजाइन साइकोलॉजी की। अगर आपको एक्चुअली में डिजाइन को समझना है तो प्रिंसिपल और एलिमेंट्स को तो समझना ही पड़ेगा। अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो या एक आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, आपको एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स को समझ के उसको अपनी डिजाइन साइकोलॉजी और डिजाइन प्रोसेस में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर क्लास 10 12 के बच्चों के पास भी फैशन या डिजाइन है तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू एलिमेंट्स भी और प्रिंसिपल्स भी, सारे के सारे हम कवर करने वाले। लेट्स स्टार्ट गाइस। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बेसिकली लैंग्वेज ऑफ आर्ट होते हैं। लैंग्वेज ऑफ आर्ट मतलब आप अपनी आर्ट को कैसे प्रेजेंट करोगे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द विजुअल आर्ट टर्म सेपरेट इनटू एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कलर, फॉर्म, लाइन, शेप, स्पेस एंड टेक्सचर, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक और मैंने ऐड नहीं किया, पॉइंट, क्योंकि लाइन किससे बनती है? पॉइंट से। तो पॉइंट तो बहुत ही, मैं बोलूंगी स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेंस इन स्पेस इज बेसिकली योर पॉइंट। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट क्या होता है? बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फोसिस, रिदम, प्रोपोर्शन, स्केल, यूनिटी एंड पैटर्न। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से समझती हूँ कि अगर हमें एक अच्छा सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें एबीसीडी तो आनी ही चाहिए, जो कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। ठीक है, बेसिकली एबीसीडी आनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें ग्रामर आनी चाहिए, है ना, तभी तो सेंटेंस और अच्छा बनेगा हमारा। तो इसी तरीके से आर्ट या डिजाइनर को भी एलिमेंट्स को यूज करने के लिए, एलिमेंट्स जो आपके हैं कलर, फॉर्म वगैरह, ये बेसिकली आपकी एबीसीडी है और ग्रामर क्या है? आपके प्रिंसिपल्स। तो अगर आप अपने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के साथ अच्छी तरीके से यूज करेंगे तभी आपका जो डिजाइन है या आर्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक ड्राइंग बनाई है, आर्टवर्क बनाया है, डिजाइन बनाया है, अगर आप उसमें बैलेंस करो अपना एम्फोसिस, प्रपोर्शन, कि कहीं पूरी जो हम मेरा आर्टवर्क है, डिजाइन है, बैलेंस तो है ना। किसी भी डिजाइनर के लिए, फैशन इंडस्ट्री हो चाहे इंटीरियर हो, कोई भी एक आर्टिस्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने पहले बोला था, प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें इंप्लीमेंट करना। एक एक एलिमेंट और प्रिंसिपल को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, एलिमेंट्स कौन से हैं? लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस, साइज, फॉर्म, वैल्यू, इनके बारे में अब हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, लाइन कौन कौन सी होती है? बेसिकली लाइन, पता है, अब आपको लगेगा लाइन ही तो है, इसमें क्या खास है? पता है, एज अ डिजाइनर एक एक लाइन की वैल्यू होती है। या फिर मैं बोलूं, लोगो देखे होंगे, कितने सारे लोगो होते हैं जो सिर्फ एक लाइन के ऊपर बने होते हैं। बिकॉज क्या लाइन वो फीलिंग दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैटर करता है आपको फीलिंग क्या दे रहे हैं। लाइन यूज फॉर वाइड रेंजेस ऑफ पर्पसेस। बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से लाइन को यूज किया जाता है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेसिंग अ वर्ड और फ्रेज। ठीक है, कनेक्टिंग कंटेंट टू वन अनदर, क्रिएटिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स बनाने के लिए, डिवाइडिंग अप स्पेस एंड मच मोर। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम्स में या एज अ इंटरव्यूअर भी पूछा जाता है कि लाइंस कितने टाइप की होती हैं और कैसी फीलिंग्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, थिन, थिक, अलग अलग टाइप की होती है ना। मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, टेक्सचर वाली हो सकती है, डॉटेड हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, वैरिड हो सकती है, कर्वी हो सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। शेप, शेप क्या होता है? शेप जैसे आपको ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह पता है, राइट। शेप हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज योर 2D एंड वन इज योर 3D। ठीक है, अभी हम इसको आगे समझेंगे 2D 3D को। पहले इसको समझते हैं कि शेप्स कैन क्रिएट पैटर्न। एक मान लो मैंने एक स्टार बनाया, उसका एक प्रिंट बनाना है, तो बार बार उस स्टार को मैंने अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया? पैटर्न बन गया, ऑर्गेनाइज कर दिया। डिवाइड स्पेस, ड्रॉ द व्यूअर्स अटेंशन। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ शेप, अलग अलग टाइप की शेप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योमेट्रिक शेप होती है, राइट। ज्योमेट्रिक शेप का मतलब हुआ सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ये सब आपकी हो गई ज्योमेट्रिक। फिर आती है ऑर्गेनिक शेप। कुछ शेप्स होती हैं जो हमें नेचर में ही मिलती हैं। ठीक है, नेचर में ही मिलती है मतलब कि जैसे कि वो हो सकती हैं आपकी कैप्सिकम की शेप हो सकती है, लीफ का, मैपल लीफ का टेक्सचर हो सकता है। तो अलग अलग कुछ ऑर्गेनिक शेप्स जो हमें नेचुरली मिल रही है, नेचर में मिल रही है, राइट। पॉजिटिव शेप्स क्या होती है? इन अ ड्राइंग और अ पेंटिंग, पॉजिटिव शेप्स आर द सॉलिड फॉर्म इन अ डिजाइन सच एज बोल और अ फ्रूट, जो एक सॉलिडिफाइड शेप है। कभी कभार शेप्स हम बहुत रैंडम भी बनाते हैं, राइट। बहुत रैंडमली कुछ शेप बना दी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उन सॉलिड शेप्स की, जैसे कि बाउल हो गया, फ्रूट हो गया। इन अ स्कल्पचर इट इज द फॉर्म ऑफ अ स्कल्पचर, ये फॉर्म्स भी कहलाते हैं, राइट। ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में पता चला आपको, ऑर्गेनिक शेप्स के बारे में पता चला। मैक्सिमम टाइम पे ऑर्गेनिक शेप्स के बारे में पूछ भी लिया जाता है कि ऑर्गेनिक शेप्स और ज्योमेट्रिक शेप्स में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक शेप्स बेसिकली इनफॉर्मल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, है ना, क्योंकि वो नेचर इतना ज्यादा प्रिसाइज भी नहीं है। ठीक है, कि एक एक स्लीव का अगर यहाँ से विद इतना है, यहाँ से भी इतना ही होना चाहिए, नेचर इतना प्रिसाइज नहीं है हमारा। ठीक है, नेगेटिव शेप्स क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड हुआ था पॉजिटिव शेप्स, नेगेटिव शेप्स। अब आप बोलोगे कि पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस के बारे में तो हमने सुना था, पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेप के बारे में नहीं पता। तो पॉजिटिव के बारे में जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा सॉलिडिफाइंग शेप के बारे में करी जाती है। अब जैसे कि ये बेसिकली उन शेप्स के बारे में बात कर रहा है कि अगर एक मैंने
एक तरीके से ये नेगेटिव स्पेस से रिलेटेड है, बट मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास ये चेयर है जो आपको पिक्चर दिख रही है, राइट? इस चेयर में ये मैंने तो बाहर की शेप ही बनाई है जो सॉलिड है, जो मैंने फिल करा है। अब जो नेगेटिव पार्ट है, जो बेसिकली इसका व्हाइट एरिया है, तो ये क्या है? अब आप बोलोगे नेगेटिव स्पेस है। नेगेटिव स्पेस तो है, बट ये नेगेटिव शेप भी है। ये हमने इंटेंशनली क्रिएट नहीं करी है, अपने आप क्रिएट हो गई है, राइट? क्योंकि हमने वो शेप अपना सॉलिड बनाया था, जो पीछे की शेप अपने आप बन गई। ये मैंने बीच का बनाया नहीं, मेरे को तो ऊपर ब्लैक वाली लाइन चाहिए थी, पर ये व्हाइट वाली अपने आप बन गई। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव शेप। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक शेप्स एंड डायनामिक शेप्स। अब ये बोलोगे कि ये तो आज मैम शेप्स को बिल्कुल पकड़ के बैठ ही गई हैं। चलो कोई नहीं, अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी डीप डाउन हमारी डिजाइन साइकोलॉजी है, राइट? स्टैटिक शेप्स क्या होती हैं? शेप्स दैट अपीयर स्टेबल एंड रेस्टिंग, मतलब काफी ज्यादा स्टैटिक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, कैन यू सी दिस नेट, कि कैसे नेट इसके साथ फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ह्यूमन फिगर्स हैं, यहाँ पे तो काफी ज्यादा क्या हो रही है? स्टेबल एंड रेस्टिंग शेप्स हैं। काफी, ये देख रहे हो, ये जो सारे स्टोन्स हैं साथ में काफी ज्यादा रेस्टिंग पोजीशन में। डायनेमिक शेप्स क्या होती है? कभी कभार शेप्स जो कि मैंने बोला था मूविंग होती हैं। मूविंग शेप मतलब ये एक पिक्चर है जो कि आपने देखा होगा, जैसे स्टारी नाइट की पिक्चर है, राइट? आर्ट वर्क है, तो स्ट्रोक्स क्या होते हैं? बहुत रैंडमली लगे होते हैं, बट ऑटोमेटिकली एक शेप बन रही है। जैसे हम लोग डायनेमिक शेप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लाउड्स, कि हम ऊपर देख रहे हैं आसमान में और क्लाउड की शेप हमें रैंडमली दिखाई दे रही है, तो क्या है? डायनेमिक शेप है। आगे बढ़ते हैं, कलर के बारे में समझते हैं। विजुअल परसेप्शन सीन बाय द ह्यूमन आई। विजुअली आप क्या परसेप्ट कर रहे हो? Visual perception seen by the human eye used to generate emotions, create unity, make something stand out and generate color and visual. Basically color बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आया था, मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, कि अगर आप इस दुनिया में, मान लो, दुनिया छोड़ो, चलो एक बात बोल रही हूँ मैं, कि आप बहुत दूर खड़े हो किसी एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और आप उस ऑब्जेक्ट को देखो रहे हो, तो अब आप उसका क्या सबसे पहले देखोगे? एलिमेंट ऑफ आर्ट में क्या देखोगे बताओ? क्या आप उसकी शेप पहले देखोगे? क्या आप उसका साइज पहले देखोगे? फॉर्म देखोगे? स्पेस देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले जो हमें दिखाई देगा वो कलर दिखाई देगा। हो सकता है हमें उसका लाइन शेप वगैरह भी ना दिखाई दे, बट कलर हमें सबसे पहले दिखाई देगा, ठीक है? तो कलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन इंडस्ट्री का। डिजाइन इंडस्ट्री, इंटीरियर्स का, फैशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कलर्स से ही आप किसी के अंदर इमोशंस इवोक करते हो, राइट? तो ये आपका कलर व्हील है। कलर व्हील किसने बनाया था? आइजैक न्यूटन ने बनाया था। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो पॉप आउट कलर है, रेड, येलो, ब्लू, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ कलर की बात करते हैं। कैटेगरीज ऑफ कलर में बहुत इंपॉर्टेंट कलर व्हील। कलर व्हील जो है ये बनाने के लिए कभी नहीं आता, बट ये ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? देखा होगा बहुत लोग अपनी ज्वेलरीज को मैच करने के लिए भी कलर व्हील का यूज करते हैं, शूज को मैच करने के लिए डिजाइनर्स वगैरह इस टाइप से यूज करते हैं, राइट? कलर व्हील इज यूज टू ऑर्गेनाइज कलर। कलर को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्राइमरी सेक्शन में हमारा रेड, येलो, ब्लू आता है। रेड और येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज, येलो और ब्लू को मिक्स करोगे ग्रीन, और रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो वॉयलेट बनेगा, जो आपके सेकेंडरी कलर्स है। दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके सेकेंडरी कलर बनते हैं। टर्जरी कलर कैसे बनते हैं? अगर एक प्राइमरी उठाया, एक सेकेंडरी उठाया, तो क्या बन गया आपका? टर्जरी कलर हो गया। अब एक होमवर्क दे रही हूँ, अगर एक अच्छे डिजाइनर हो तो सर्च करना व्हाट आर इंटरमीडिएट कलर्स। देयर आर इंटरमीडिएट कलर्स ऑल्सो। ये आपके कोर्स में नहीं होगा, अगर क्लास 10 12th या कोई निफ्ट का डिजाइनर ये वीडियो देख रहा है तो आपके कोर्स में नहीं होगा, बट यू शुड नो दैट व्हाट आर इंटरमीडिएट कलर्स ऑल्सो। तो एनालॉगस एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एनालॉगस कलर्स होते हैं भाई भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, भाई भाई मतलब कि रेड की फैमिली का रेड कलर है, उसी का डार्क कलर, उसी का लाइट कलर, उसी का 10 शेड क्या हो गया? एनालॉगस कलर हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, रेड ऑरेंज, तो ये तीनों क्या हो गए? एनालॉगस, विच आर बेसिकली वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन कलर व्हील। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? विच आर अपोजिट ऑन द कलर व्हील। बेसिक डेफिनेशन है, जो अपोजिट होंगे वो आपके कलर व्हील पे वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जो साथ में होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, वो आपके एनालॉगस होते हैं। मोनोक्रोमैटिक, वार्म कलर्स एंड कलर व्हील्स के बारे में, कूल कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्राउन कलर की अगर जैकेट पहनी है, ब्राउन कलर के शूज पहन लो, ब्राउन कलर का लाइट टोन की जींस पहन लो, तो एक ही कलर के शेड्स एंड टिंट्स, if you are having one color and you are working on one color shades and tints, then it is called as a monochromatic color effect. Then comes your warm colors and cool colors. Warm colors and cool colors क्या होता है? वार्म कलर्स आपके होते हैं जो आपके हॉट कलर्स होते हैं, गर्मी देने वाले, ठीक है? निफ्ट के एग्जाम में, डिजाइन के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि वार्म कलर और कूल कलर्स जैसे हैं, तो आप इनसे रिलेटेड एक पैटर्न बनाओ गुस्से का, एग्रेशन का, तो आप क्या कलर्स यूज करोगे? वार्म कलर्स यूज करोगे ना, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो। अगर एक इंसिडेंट बताती हूँ, वार्म एंड कूल तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना, कि कूल कलर्स आपके ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन होते हैं, एंड वार्म आपके रेड, ऑरेंज, येलो होते हैं। बट अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आप एक मुझे 5 बॉक्स है उनमें कलर फिल करो, किसी इंसान को एकदम से कूल डाउन था और एकदम गुस्सा आया, तो आप उसे एक पैटर्न बनाओ कलर का, तो क्या करोगे? सबसे पहले लाइट ब्लू रखोगे, फिर डार्क ब्लू रखोगे, फिर ऑरेंज रखोगे, फिर रेड रखोगे। क्यों? क्योंकि पहले वो कूल था और एकदम गुस्सा आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जब किसी को बहुत मुश्किल पेपर बनाना होता है, ठीक है? नेक्स्ट, कलर क्या होता है? विजुअल परसेप्शन सीन बाय ह्यूमन आई।
ह्यूमन आई से क्या आपका विजुअल परसेप्शन है, इसके बारे में, आपके कलर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स के बारे में कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं और टर्शरी कलर्स बेसिकली आपके मिक्सिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट भी लिखा ही है यहाँ पे। सेंटर, तो ठीक है, अब ये आपको बेसिकली बता रहे हैं कि सेंटर में रेड, ब्लू और येलो जो दिख रहे हैं वो प्राइमरी है, सेकेंडरी कलर जो होते हैं वो प्राइमरी को मिक्स करके बनते हैं, उनके बारे में। और आउटर सर्कल में जो बाहर के कलर्स आपको दिख रहे हैं वो आपको टर्शरी कलर्स हैं। देखो, मोनोक्रोमैटिक कलर एक ही कलर का डार्क और लाइट टोन, एनालॉगस कलर जो साथ-साथ बैठे होते हैं कलर व्हील में और जो अपोजिट में बैठे होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। एनालॉगस कलर के बारे में जैसे मैंने बोला व्हिच अलाइज ऑन ईदर साइड ऑफ द गिवन कलर, किसी भी कलर के लेफ्ट या राइट साइड में होंगे जो कि एडजेसेंट है एक साथ कलर व्हील पे, वो एनालॉगस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अपोजिट होते हैं कलर्स ऑन द कलर wheel which are opposite to each other. Monochromatic मतलब where one color is used but in different value and intensity. एक ही कलर यूज कर रखा है बट अलग अलग टोन्स लाइट एंड डार्क के साथ। आई होप आपको एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड मोनोक्रोमैटिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, वार्म एंड कूल की बहुत अच्छी पिक्चर लगाई है। वार्म आपका कभी कलर व्हील होता है ना जो हमारा, उसमें एक लाइन एडजेसेंट बन रही होती है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो आपका बेसिकली यहाँ पे देखो वार्म कलर्स हाफ शो करता है और हाफ शो करता है आपका कूल कलर्स। ठीक है, warm colors are one side of the color wheel. They give the feeling of warm, hotness like fire and warm. Example colors red, orange, yellow. Cool colors कौन से होते हैं? Which give us cooling effect. ठीक है, और colors क्या होते हैं? Blue, violet and green. Next, टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। टेक्सचर को समझने से पहले गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम ट्राइंग टू पुश ईच एंड एवरी डिजाइन पर्सपेक्टिव जो मैं आपको देना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ योर फैशन न्यूज, बिजनेस न्यूज, व्हाट आई एम वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ देम, तो डू सब्सक्राइब इट। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्सचर, टेक्सचर रेफर्स टू व्हाट्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स एंड फील लाइक। एक सरफेस ऑब्जेक्ट का कैसा लगता है और कैसा फील करता है वो आपका टेक्सचर बताता है। इन अ ग्राफिक डिजाइन यू कैन मिमिक द लुक ऑफ डिफरेंट टेक्सचर टू एड डेप्थ। बेसिकली क्या होता है टेक्सचर, जैसे कि मेरे पीछे का आपको दिख रहा है, ये क्या है? वुडन। क्या ये लकड़ी है? एक्चुअली में लकड़ी है, बट ये जो आपको इसके ऊपर का जो पैटर्न दिख रहा है ये क्या है? उस पर प्रिंट हुआ हुआ है ना, ये वुडन टेक्सचर है। तो टेक्सचर क्या करता है आजकल प्रिंट्स में, डिजाइन में टेक्सचर्स को बहुत यूज करा जा रहा है क्योंकि फ्लैट, किसी में अगर ये होती पूरा ऑकर होता, खाली बेज कलर होता तो ये अच्छा नहीं लगता, बट इसमें इन्होंने टेक्सचर डाला है तो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो टेक्सचर बेसिकली आपके सरफेस में डेप्थ क्रिएट करता है ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ टेक्सचर्स, अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स भी होते हैं। जैसे कि रियल टेक्सचर की बात करी जा रही है, इज द एक्चुअल टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का। जैसे कि मैं बोलूं लीफ का टेक्सचर, बचपन में हम करते थे ना, कॉइन लेते थे और कॉइन के ऊपर पेपर रख के उसको ऐसे पेंसिल चलाते थे, तो क्या होता था? कॉइन का टेक्सचर पता चलता था। तो इसी तरीके से रियल टेक्सचर पता चलता है। इम्प्लाइड टेक्सचर्स क्या होते हैं? जहां पे देखो रियल टेक्सचर क्या है, जैसे कि वुडन का, अगर लकड़ी के, वो लकड़ी कह रही हूँ या फिर मैं बोल सकती हूँ ब्रिक्स, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखी है तो क्या हो गया? रियल टेक्सचर बन गया। पर इम्प्लाइड टेक्सचर क्या होता है? जैसे कि ये पीछे है, ये एक्चुअली में पेड़ से काट के थोड़ी यहाँ पे डायरेक्ट लगाया, नहीं, उसके ऊपर प्रिंट करा है, स्मूथ करा है, प्रिंट है, ये प्रिंटेड है, राइट। तो एक होता है इम्प्लाइड जो कि हमने प्रिंट करा है, वैसा टेक्सचर बनाने की कोशिश करी है, और एक रियल टेक्सचर जो रियल होता है। नेक्स्ट, फॉर्म्स क्या होता है? गिव्स शेप टू अ पीस ऑफ आर्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक 2D शेप है उसके अंदर हमें डेप्थ डालनी है ना, उसके अंदर बेसिकली आपको पता होगा लेंथ और ब्रेथ होते हैं आपके 2D में, और फॉर्म्स में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। जब आप उसमें एक शेप, गिव शेप्स टू अ पीस ऑफ आर्ट, ठीक है, आर दीज 3 डायमेंशनल एक्सपेक्ट टू स्पेसेस एंड शेप्स। बेसिकली अगर आप इनको देखोगे तो इसमें क्या डालिए? डेप्थ डालिए, सिलेंडर्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, कोन हो गए, तो जो आपके 3D शेप्स होते हैं वो आपके फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइज के ऊपर। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पे, बट उसमें आई थिंक वॉइस का भी इशू हो रहा था और उसमें एक टॉपिक मैंने मिस भी कर दिया था जो कि आपका साइज होता है, राइट। बहुत लोग साइज को इंक्लूड भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, बट साइज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इज हाउ स्मॉल और लार्ज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रपोर्शन की बात नहीं कर रही कि कितना बड़ा और कितना छोटा, वो एक आपका 3D फॉर्म के लिए, पर साइज रिगार्डिंग इंटेंशन और डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिजाइन। आप कितनी बड़ी या कितनी छोटी कोई चीज को बना रहे हो वो आपका साइज होता है, ठीक है। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द एरिया बाउंडेड और बिटवीन एलिमेंट ऑफ डिजाइन। जो भी आपके एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपने 2 सर्कल बनाए, उसमें कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना एरिया आप कवर कर रहे हो, तो बेसिकली आपका एलिमेंट ऑफ डिजाइन कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, कितना एरिया को बाउंड कर रहे हैं, वो क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो स्पेस अलग अलग जगह पे ड्राइंग में स्पेस को हम ये बोलते हैं कि एक आर्टवर्क कितनी नेगेटिव एंड कितनी पॉजिटिव स्पेस ले रहा है। पर मैं डिजाइन में बात करूं तो स्पेस का मीनिंग वही है, बट डिजाइन में हम स्पेस बोलते हैं एक पैटर्न है, पर्टिकुलर प्रिंट है, वो इधर कितना बन रहा है और इधर कितना बन रहा है, या वो कितना बैलेंस आउट हो रहा है, राइट, वो आपका स्पेस कहलाता है। Illusion of depth using Gestalt principle of perception.
ये अभी आप लोग छोड़ ही दो, इसके बारे में हम वापस आएंगे। हम इस पे आते हैं पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस पे। पॉजिटिव स्पेस मीन्स द स्पेस द सब्जेक्ट टेक्स अप। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव स्पेस क्या है कि ये बीच का जो ये फ्लावर वाज है वो, बट इसके नेगेटिव स्पेस क्या है, ये व्हाइट वाला एरिया जो कि अब ऐसा लग रहा है कि दो ह्यूमन फिगर्स है, राइट? तो इसको कहते हैं ब्यूटी ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेसेस। नेगेटिव स्पेस मतलब द स्पेस सराउंडिंग द सब्जेक्ट या फिर द एम्प्टी स्पेस इन द शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव स्पेस। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का मतलब क्या हो गया? बेसिकली वैल्यू और इंटेंसिटी कलर का पार्ट है। वैल्यू मतलब इज हाउ लाइट एंड डार्क एंड एरिया लुक, कितना डार्क या कितना लाइट आपका वो ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ पे एक एप्पल की पिक्चर है, इसमें टोन फ्रॉम लाइट टू डार्क, यहाँ पे देखो ये लाइट है क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है, लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रही है, तो एप्पल का वो सरफेस है लाइट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? डार्क हो रहा है। तो इज हाउ लाइट एंड डार्क एंड एरिया लुक्स, यूज वैल्यू टू क्रिएट डेप्थ एंड लाइट टू लीड द आई और टू एम्फोसिस। हम लोग किसी भी चीज में शेडिंग करते हैं, आपके क्वेश्चन में भी आता है शेडिंग करने के लिए। व्हाई शेडिंग करना क्या करता है? मेक्स योर आर्ट वर्क मोर इंटेंस, add depth, add contrast. So value is very, 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 very important in those cases. Next, coming to assignment, create a free choice nature inspired painting, apply knowledge of color theory. बेसिकली नेचर से कुछ ऑब्जेक्ट्स उठाना और उनसे रिलेटेड पेंटिंग या एक टेक्सचर बनाने की कोशिश करना, खुद से सरफेस पे टेक्सचर लेना, एंड उसमें कोशिश करो कलर थ्योरी को अप्लाई करने की, क्योंकि कलर थ्योरी मतलब आप वार्म कलर्स की फीलिंग देना चाह रहे हो। एक लीफ को भी अगर मैं स्केच करूं और उसमें कूल कलर्स डालूं, इट विल गिव मी अ डिफरेंट फीलिंग, बट उसी लीफ में अगर मैं हॉट कलर्स डालूं, रेड येलो ऑरेंज, इट विल गिव मी अ डिफरेंट फीलिंग। बताओ कौन सी फीलिंग? कमेंट डाउन करके बताना। चलो बता देती हूँ, इसको भी बता देती हूँ। अगर एक लीफ में आप हॉट फीलिंग डालोगे तो इट विल गिव मी अ फीलिंग ऑफ ऑटम, क्योंकि ऑटम में क्या होता है? रेडिश येलो लीफ होती है। बट अगर मैं उसी लीफ में ग्रीन या ब्लू के शेड्स डालूंगी, कूल कलर्स करूंगी, तो इट विल गिव मी अ फीलिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन या फिर समर सीजन। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट में, बट कलर्स चेंज करने से कितना फर्क आ जाता है, समझे? ठीक है। फोटो एडिटिंग रिस्पेक्टिव पीसी, ये बेसिकली उनके लिए, डिजाइनर्स के लिए, कि अगर एक फोटो को एडिट भी करना है तो आप कैसे अपने इन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो, राइट? प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पे बढ़ने से पहले बच्चों के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे अरेंज करे जाते हैं, वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जिनको एलिमेंट्स को समझना है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को इंप्लीमेंट करना है। सो बाय बाय।